अच्छा, तो हमने बात करनी थी एयरवे और लंग्स की बात करने लगे थे, वो वीडियो कट गई दरम्यान में। तो मैंने कहा कि बर्न से रिलेटेड ना एयर और लंग्स के साथ क्या होता है, इनहेलेशनल इंजरी हो जाती है। इनहेलेशनल इंजरी का मतलब है कि उन्होंने इनहेल किया, अब इनहेल के साथ हॉट गैसेज थी जो वहां पर, जो स्मोक था, जो स्टीम थी, वो सारी जो है ना इनहेल हो गई साथ ही। अब अंदर जाकर उन्होंने एयरवे को भी डैमेज किया, उन्होंने लंग्स को भी डैमेज किया। तो ये सारा जो डैमेज है ना, ये देखेंगे इसके ना तीन कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये अपर एयरवे इंजरी करवा देंगे, लोअर एयरवे इंजरी होगी, तीसरा ये जाके लंग्स पे न्यूमोनाइटिस करवा देंगे, ठीक है, और मेटाबॉलिक पॉइजनिंग होगी। मेटाबॉलिक पॉइजनिंग का क्या मतलब, मेटाबॉलिक पॉइजनिंग जो हम पढ़ते नहीं थे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, वो मेटाबॉलिक पॉइजनिंग में आते थे कि मेटाबॉलिक लेवल पे मसला आता है। तो आपने कैसे याद रखना है, अपर एयरवे इंजरी, लोअर एयरवे इंजरी और मेटाबॉलिक पॉइजनिंग, ठीक है। इनको फर्दर हम मैनेजमेंट भी देखेंगे कि अपर एयरवे इंजरी को हमने कैसे सस्पेक्ट करना है और कैसे मैनेज करना है, लोअर एयरवे इंजरी के लिए क्या करेंगे, मेटाबॉलिक पॉइजनिंग के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपका माइंड कैसे जाएगा इनहेलेशनल इंजरी की तरफ। आपको कैसे लगेगा कि पेशेंट को लोअर एयरवे इंजरी हो सकती है। अब जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, उसके बाजू पर जो है ना वो कोई गर्म पानी गिर गया, अब हमारे पास आए, तो क्या अब हमारा माइंड जाएगा कि इसको इनहेलेशनल इंजरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाजू पे पानी गिरा है, हम बाजू को ही मैनेज करेंगे, उसको एनाल्जेसिक या जो भी उसको बैंडेज वगैरह देनी है, वो सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट जो आम तक ही लिमिटेड होगा, ना कि हम उसके लंग्स और ये सब कुछ, क्योंकि वो नहीं हमें साइन ऐसा शो रहा। लेकिन कौन से साइन है जिससे हमें लगेगा कि पेशेंट को इनहेलेशनल इंजरी हुई होगी? वो होता है जी बर्न अराउंड द फेस एंड नेक। अगर इस एरिया में बर्न हो, ब्लिस्टरिंग हो, माउथ के अंदर आपको ब्लिस्टरिंग मिल रही है, या फिर वो हिस्ट्री पर्सन की ऐसी है कि वो एक इनक्लोज स्पेस में ट्रैप हो गया था, ठीक है, जैसे आग लग जाती है, अब कमरा बंद था, दरवाजा, अंदर आग लगी हुई थी, तो इनक्लोज्ड एक स्पेस थी, वो अपनी कार में बंद था, गॉड फॉरबिड कार में आग लगी हुई थी, मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें वो इनक्लोज स्पेस में रहा है, ठीक है। उसके बाद अब वो बात करें तो होर्सनेस ऑफ वॉइस है, स्ट्राइडर है, या फेशियल और नेजल हेयर जो है ना उनकी सिंजिंग, यानी वो आपको बर्न नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, अब आप सोचोगे कि हाँ इसको मैंने इनहेलेशनल इंजरी के लिए भी मैनेज करना है। चलें, बात पहले उसने मेटाबॉलिक पॉइजनिंग की हुई है, क्योंकि अपर एयरवे इंजरी, लोअर एयरवे इंजरी तो आप लोगों को पता है ना कि अपर एयरवे इंजरी में क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है एयरवे की। लोअर एयरवे इंजरी में क्या होगा कि जो लंग्स है, न्यूमोनाइटिस हो सकता है। मेटाबॉलिक पॉइजनिंग में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देती। तो हम इसीलिए सिर्फ मेटाबॉलिक पॉइजनिंग को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये वाला एस्पेक्ट है जो हमें इतना अच्छे से नहीं पता, बाकी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, हम उनकी भी डायरेक्टली मैनेजमेंट ही देखेंगे। अच्छा, मेटाबॉलिक पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ये दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो मोस्ट कॉमन इमीडिएट कॉज है डेथ का फ्रॉम फायर, ठीक है। अच्छा, इसको हमने वो फोरेंसिक में भी डिटेल से देखा था, तो आपको कुछ ना कुछ वो चीजें भी याद होंगी। ये करती क्या, ये इरिथ्रोसाइट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, और इसकी जो अफिनिटी है उसके साथ बाइंड करने की, वो ऑक्सीजन से 250 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अब जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, तो हीमोग्लोबिन का अपना फंक्शन है ऑक्सीजन को डिलीवर करना, अब वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं कर पा रही हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके अलावा अब इस पे ये बस नहीं करती कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जाकर जो है ना वो क्या करती है, ये जाकर जो ऑक्सीजन है जाके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करना था ना, मतलब ऑक्सीजन का अपटेक सेल्स ने करना है। जब ऑक्सीजन सेल्स तक ट्रांसफर हो जानी है, तो सेल्स ने ऑक्सीजन का अपटेक करना है, और ऑक्सीजन का अपटेक जो है फिर आपको पता है वो पूरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और वो सारा कुछ चलता है, उसमें डिफरेंट इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये उस इंजाइम्स के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग को भी अफेक्ट करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही, दूसरी वो टिश्यू लेवल पे भी उसको कंपेयर कर रही है, तो जो सारा एरोबिक मेटाबॉलिज्म है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, तो सेलुलर रिस्पायरेशन इंपेयर हो जाएगी। आगे बात करते हैं जी कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की केस में एक ही चीज है कि आप अर्ली रिकॉग्निशन करके हाई फ्लो हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन दो पेशेंट को, क्योंकि अपना कॉम्पिटिशन चल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान में कि कौन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप ऑक्सीजन दो, और ऑक्सीजन जो है वो आप हाई फ्लो हाई कंसंट्रेशन दो, ठीक है, फिर ही वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है वो जीत सकती है। साइनाइड की अगर बात करें तो साइनाइड क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ तो बाइंडिंग करता है, ये जाके माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाता है, उसमें आयरन होता है उसके साथ। जब ये वहां जाके बाइंड कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिट और सेलुलर रेस्पायरेशन इनहिबिटेड, ठीक है, ये होता है। फिर साइनाइड का आपको पता है वो हाइड्रोक्सीकोबालामिन, लेकिन ये आगे उसने खुद भी बताया हुआ है, ठीक है, आगे इसका देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्लॉक का। तीन चीजें तो मैंने आपको इनहेलेशनल इंजरी की बताई, फोर्थ वन वो ऐड करने लगे। ये इनहेलेशनल इंजरी की वजह से नहीं होती, लेकिन इसका इफेक्ट भी क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। इसमें ये होता है कि फुल थिकनेस बर्न हुआ। अब अगर फुल थिकनेस बर्न लिम्ब में भी हो, अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब में, तो आपको पता है वो टोनिकेट का काम करता है। जैसे टोनिकेट अगर बांधे तो नीचे सारी सप्लाई रुक जाती है और मसल्स को सप्लाई नहीं मिलती, और वो सारा, तो इसी तरह से वो टोनिकेट का फंक्शन करता है अगर फुल थिकनेस बर्न हो और वो जो है ना वो सर्कमफेरेंशियल बर्न हो पूरे सर्कमफेरेंस पे और लिम्ब पे। तो बिल्कुल वैसे ही अगर सर्कमफेरेंशियल बर्न चेस्ट पे हो गया, किसी के टॉर्सो पे हो गया, जो कि टॉर्सो आपको पता है चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, तो चेस्ट पे हो गया,
तो क्या होगा, रिब्स मूव नहीं कर पाएंगी, रिब्स एक्सपैंड नहीं कर पाएंगी, इस वजह से भी रिस्पायरेटरी फंक्शन इंपेयर होगा पेशेंट का, ठीक है। तो ये चीज भी उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें वो बता रहा है कि अगर इनहेल्ड हॉट गैसेज है तो वो क्या करवाती है, वो अपर एयरवे इंजरी करवाती है, कि लैरिंक्स का एडिमा करवा देंगी, एयरवे बर्न कर देंगी और इस वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जो स्टीम है, अगर स्टीम इनहेल हो तो वो क्या करवाती है, वो लोअर एयरवे पे जाके जो है ना वो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम को ज्यादा अफेक्ट करती है और वो सब ग्लोटिक बर्न करवाती है। हॉट गैसेस सुप्राग्लोटिक और स्टीम सबग्लोटिक। अगर स्मोक पार्टिकल को इनहेल कर ले तो ये लंग्स पे जाके सीधा अफेक्ट करते हैं, न्यूमोनाइटिस करवा देते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर करवा देते हैं। अगर पॉइजन हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, तो ये क्या करवाते हैं, मेटाबॉलिक पॉइजनिंग, कि जो आपकी सेलुलर लेवल पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस चल रहा था, एटीपी बन रही थी, वो इसको रोक देते हैं जाके। और अगर फुल थिकनेस बर्न हो, जो सर्कमफेरेंशियल होता है, वो फिर क्या करवा देते हैं, वो मैकेनिकली रिब की मूवमेंट को इनहिबिट कर देते हैं। चले, ये हमने रेस्पिरेटरी को देखा। आगे वो बात करते हैं, हाँ आगे वो बात करते हैं इम्यून सिस्टम और इन्फेक्शन की। आपको पता है जो बर्न के पेशेंट होते हैं ना, इन्फेक्शन का इनमें बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। एक तो डायरेक्टली वोंड से जो है वो इन्फेक्शन इंटर हो सकता है, दूसरा उनमें बहुत सारी सीवीपी लाइन, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है, उनमें यूरिनरी कैथेटर, इस तरह के जो कैथेटर्स इंसर्ट करें उनकी वजह से इन्फेक्शन जा सकता है और पेशेंट पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में चले जाता है बर्न का। अगर किसी नॉर्मल पर्सन को कैथेटर इंसर्ट करें तो उसमें इन्फेक्शन का इतना रिस्क नहीं है जितना एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में होगा, तो इसीलिए उनमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इंटेस्टाइन के लेवल पे क्या चेंजेस आएंगे, रेस्पिरेटरी को तो बहुत डिटेल में देखा, इंटेस्टाइन को भी देखते हैं। इंटेस्टाइन में ना उसको फेस करना पड़ता है इस्कीमिया, क्योंकि पता है ना आपको बर्न में फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो इस्कीमिया फेस करना पड़ता है। इस्कीमिया की वजह से जो है इस्कीमिया की वजह से क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन फूड की प्रिवेंट हो जाती है, अब्जॉर्ब नहीं हो पाता फूड, ठीक है। और जो गट का बैक्टीरिया है ना, उसकी ट्रांसलोकेशन इंक्रीज हो जाती है कि वो आराम से ब्लड में एंटर करना शुरू कर देता है, तो वो भी इन्फेक्शन का एक कॉज बन जाता है। तो याद रखना, इस्कीमिया हुआ, फूड अब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो है बैक्टीरिया की वो इंक्रीज कर जाएगी और इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देगी। इसीलिए ना आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम लास्ट पे जाके बर्न की मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें उसने कहा होगा कि पेशेंट को आपने इंटेरल फीडिंग जल्दी शुरू करवा देनी है, ताकि उसका जो म्यूकोजा है ना वो उसका ठीक रहे, हेल्दी रहे, और वो जो बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट होने थे वो ना हो, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं जी पेरिफेरल सर्कुलेशन की। पेरिफेरल सर्कुलेशन में क्या होगा, पेरिफेरल सर्कुलेशन में ना लिम्स की बात वो कर रहा है कि लिम्स में जो है ना वो कोलेजन फाइबर की कोएगुलेशन हो जाएगी। कोलेजन फाइबर की कोएगुलेशन होगी तो अब कोएगुलेशन के बाद ना वो ऐसे हो जाएंगे जैसे बहुत हार्ड हो जाएंगे, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। तो अगर वो सर्कमफेरेंस में होगी तो टोनिकेट का इफेक्ट करेंगे, लिम्स स्वेल होना शुरू हो जाएगी। इस केस में आपको फौरन से पहले जो है ना वो फेशियोटमी करनी है, ठीक है, लिम को बचाना है। अच्छा, इमीडिएट केयर की बात करें, इमीडिएट केयर डॉगर पर सारी लिखी हुई है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रही। एक चीज मैंने बतानी थी कि जो कूलिंग है वो मिनिमम 20 मिनट्स तक करनी है, 20 मिनट्स तक वोंड को कूल करना है। और कूल किस टेम्परेचर पे करना है, उसको 15 डिग्री सेल्सियस का जो है ना वाटर यूज कर लेना है उसकी कूलिंग के लिए। बस ये पॉइंट बताना था, बाकी सारी चीजें वहां लिखी हुई है। ABCD में देखें तो एयरवे, तो एयरवे से बात हम शुरू करेंगे, ABCDE की बात होगी, लेकिन क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मेन टॉपिक है, उसको हम ज्यादा देख रहे हैं, तो एयरवे और ब्रीदिंग को हम डिटेल में करेंगे और फिर जो है ना हम फ्लूइड्स की तरफ आएंगे। अच्छा, एयरवे में वो बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताता है। वो कहते हैं कि जब पेशेंट आपके पास आता है ना बर्न का, और आपको वो सारे साइंस मिले हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसके जो है ना वो या तो उसकी हिस्ट्री थी, वो किसी इनक्लोज्ड स्पेस में बंद रहा है, या उसकी नोज और नेक के एरिया में आपको बर्न मिल रहा है, या उसकी माउथ में ब्लिस्टरिंग मिल रही है, या उसकी होर्सनेस और वॉइस है, ये साइन प्रेजेंट है, आपका माइंड चला गया कि पेशेंट का एयरवे डैमेज हो गया है। आपने क्या करना है, आपने फौरन से उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर देनी है, उसका एयरवे सिक्योर कर देना है, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है, आप सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अगर ये टाइम गुजर गया 48 आवर्स तक या 36 से 48 आवर्स तक जो है ना, अगर आपने डिले कर दिया, आपने कहा कि पेशेंट को कौन सा कुछ साइन आ रहे हैं, साइन ये होते हैं कि भाई एयरवे अगर उसका जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसमें स्ट्राइडर होगा, उसमें एंजाइटी होगी, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी, मुझे तो ऐसे कोई साइन ही नहीं मिल रहे, सिम्टम ही नहीं मिल रहे, तो मैं इंट्यूबेशन नहीं करा। लेकिन इंट्यूबेशन अगर आपने ना की तो फिर एडिमा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एडिमा डेवलप हो गया तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा, जब एक दफा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर गया तो फिर आप इंट्यूबेशन नहीं कर सकते, फिर आपको उसका मोर इन्वेसिव प्रोसीजर क्रिकोथायोडोटमी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सिम्टम है ना ये बहुत लेट डेवलप होते हैं, इसीलिए बेहतर है कि सिम्टम डेवलप होने का इंतजार नहीं करना। अगर बर्न के कोई पेशेंट आए और आप सस्पेक्ट कर रहे हो उनमें एयरवे इंजरी, तो आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर दोगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि आपको फिर इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ ना जाना पड़े। और 4 से 24 आवर्स के दरमियान यूजुअली एयरवे ओक्लूजन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मतलब इससे जितना जल्दी हो सके आपने इंट्यूबेट कर देना। नेक्स्ट आ जाते जी ब्रीदिंग। एयरवे तो हमने देख लिया कि इंट्यूबेट कर दिया। ब्रीदिंग में क्या है, ब्रीदिंग में आपको पता है वो जो अंदर गया था सारा स्टीम अंदर गई थी, उसने जाकर न्यूमोनाइटिस और वो सारा करवा दिया था। अब आप
पेशेंट की हिस्ट्री ना, ब्रीदिंग के लिए मोर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है कि वो ट्रैप रहा है किसी कमरे में। जब वो ट्रैप रहा है ना किसी इनक्लोज स्पेस में, तो आपका माइंड जाना चाहिए कि ये इसके अंदर सारी इनहेल होकर तो इसका न्यूमोनाइटिस और लंग रिस्पायरेटरी फेलियर हो गया होगा या होने वाला होगा। आप ना पेशेंट को जो साइंस इसमें देखोगे ना, आप देखोगे रिस्पायरेटरी एफर्ट, उसका रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हो रहा होगा, वो एफर्ट लगा रहा होगा, ठीक है, और वो जो है ना पल्स उसकी बढ़ रही होगी, एंजाइटी, कंफ्यूजन, ऑक्सीजन सैचुरेशन आप देखोगे तो बहुत डिक्रीज करी होगी। ये चीजें आपको, ये फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अगेन वही बात करूंगी, ये इमीडिएटली नहीं आते, कुछ घंटे इनको डेवलप होने में लगते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री मिल रही है ना कि पेशेंट एक स्पेस में बंद रहा है और पेशेंट आपको पता चल रहा है कि हाँ इसको हो सकता है कि इसका निमोनाइटिस और रिस्पायरेटरी फेलियर डेवलप हो गया हो, तो आपने जो है ना उसकी मैनेजमेंट जो है ना एटलीस्ट शुरू कर देनी है। अब वो क्या है कि अगर आप इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो तो एयरवे सिक्योर आपने ऑलरेडी कर ली है, इंजरी आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर आप पेशेंट को ऑक्सीजन पे ले आओ, ठीक है। अच्छा, आप पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई देना शुरू कर दो और साथ ही पेशेंट की मॉनिटरिंग करते जाओ, रिस्पिरेटरी रेट को, ब्लड गैस मेजरमेंट, पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटर करते जाओ। आप पेशेंट को इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर भी मास्क के साथ दे सकते हो अगर फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाए, सवेयर कंडीशन हो जाए तो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी अगर सवेरेस्ट केस हो तो फिर आप उसको आईसीयू में भी शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप नेबुलाइज्ड हेपारिन भी दे सकते हो पेशेंट को, ये भी जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये फाइब्रिन कास्ट बनने में जो है ना वो प्रिवेंट करेगी। उसके अलावा आप अगर हेपारिन के साथ ही म्यूकोलिटिक एजेंट होता है एन-एसिटाइलसिस्टीन, अगर ये उसके साथ दोनों तो फिर ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, और ब्रोंकोडायलेटर एल्ब्यूटारोल भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, ये तो मैनेजमेंट हमने पढ़ ली कि अगर एयरवे इंजरी होगी उसमें क्या करना है, अगर ब्रीदिंग में मसला होगा, न्यूमोनाइटिस होगा उसमें क्या करना है। अब देखते हैं कि अगर मेटाबॉलिक पॉइजनिंग हो गई थी तो उसमें क्या करना था। मेटाबॉलिक पॉइजनिंग अगर होगी तो आपको बताया था कार्बन जो है वो मोनोऑक्साइड के केस में तो ये करना होता है कि हाई प्रेशर जो है वो हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन दे देनी है, और अगर साइनाइड की बात करें तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हाइड्रोक्सी कोबालामिन एडमिनिस्टर कर देना होता है, ठीक है। और मैकेनिकल ब्लॉक का भी बता दिया था मैनेज कैसे करना है जो है ना, अगर नहीं बताया था तो अब बता दूं, स्टेरोट में करनी होती है, क्योंकि ऐसे है ना, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं ऐसे सर्कम, ये तो नहीं रहा हो रहा, इससे करते हैं ऐसे ना, सर्कमफेरेंशियल बर्न ऐसे, मतलब बिल्कुल सर्कमफेरेंस में उसकी बैक पे भी ऐसे, बैक पे भी फ्रंट पे सर्कमफेरेंस, आपने क्या करना है